आज हम लोग एईडीओ का एग्जाम जो आज हुआ था, ठीक है, पेपर आप देखे होंगे। कुछ लोगों का अलग-अलग विचार है इसमें, कुछ लोग मतलब कुछ एक्सट्रीमली टफ मान रहे हैं। टफ है, माना जा सकता है, रीज़न आप समझ रहे हैं कि सिंगल एग्जाम में आपका सिलेक्शन है, तो क्वेश्चन का लेवल थोड़ा टफ तो करेगा ही करेगा, ठीक है? तो क्वेश्चन टफ किया है। हाँ, कुछ क्वेश्चन ज़रूरत से ज़्यादा भी टफ है, ये भी सही है। लेकिन टफ होना गलत नहीं है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम है तो सबके लिए टफ होता है। ऐसा नहीं कि आपके लिए है या फिर कुछ क्वेश्चन्स ऐसे भी पूछे गए हैं जो बेसिकली कभी किसी एरिया में नहीं देखा गया है, उस तरह का भी क्वेश्चन है। लेकिन समझिए कि वो क्वेश्चन छोड़ के भी आप देखेंगे तो भी तो सिलेक्शन का बात किया जाता है ना। तो सारे क्वेश्चंस तो ऐसे नहीं है। ऑफ कोर्स 3-4 क्वेश्चन, अभी आज साइंस का ही बात कर रहे हैं तो हम साइंस के बारे में ही बोल रहे हैं, इधर-उधर का नहीं, ठीक है? तो 3-4 क्वेश्चन आप जरूर मान सकते हैं कि हाँ, अबव एवरेज चल रहा है और इन बायोलॉजी, ठीक है? फिलहाल हम डिस्कशन सिर्फ बायोलॉजी का करने वाले हैं। टोटल साइंस में देखोगे तो 33 क्वेश्चन पूछा है। सबसे पहले एग्जाम्स का पैटर्न समझने का कोशिश करिए और थोड़ा वेटेज कंसीडर कीजिए, ठीक है? ऐसा नहीं है कि हम साइंस पढ़ा रहे हैं तो इस बारे में बात कर रहे हैं। आप भी देखिए तो आपको इतना समझ में जरूर आ जाएगा कि आउट ऑफ 100 क्वेश्चन 33 क्वेश्चन इज साइंस, ठीक है? मतलब 1/3 पोर्शन ले रहा है जी साइंस, ठीक है? और वो भी साइंस का क्वेश्चंस का लेवल है। ऐसा नहीं है कि जस्ट इधर-उधर से कुछ भी पढ़े तो हो जाएगा। हाँ, कुछ-कुछ रहा है क्वेश्चंस, ठीक है। चलिए आज अभी के लिए बायोलॉजी का ही बात कर लेते हैं सर, फिर बाकी टॉपिक्स पर बात करेंगे क्योंकि मेरा एम है कि हर टॉपिक को डिस्कस कर लें प्रॉपर्ली ताकि उससे रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चंस आने वाले एग्जाम्स में अगर आ रहा है जैसे ईडीओ का या फिर किसी अदर एग्जाम्स में तो आप कम से कम क्वेश्चंस बना सकें। ना कि सिर्फ ए, बी, सी, डी करके हम लोग आंसर देख रहे हैं, हम लोग डिटेल डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है? तो टोटल 33 क्वेश्चंस है फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू। हो सकता है कुछ लोग 30 बोले, कुछ लोग 32 बोले, कुछ 34 बोले। हम 33 क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करेंगे, ठीक है? अगर उससे ज्यादा फिर 1-2 दिखा तो अलग बात है, पर 33 क्वेश्चंस का हम ऑलरेडी लिस्ट आउट कर चुके हैं जो डिस्कशन करेंगे। Out of this 33, 17 is from biology. See the weightage of biology, ठीक है? It is increasing. तो biology कितना है? That is 17 क्वेश्चंस, ठीक है? तो चलिए इसमें क्वेश्चन नंबर एक्चुअली हम सेट जो लिए हैं, दिस इज सेट के, ठीक है? तो जो सेट हम यूज किए हैं दैट इज सेट के, उसका क्वेश्चंस है। हालांकि हम क्वेश्चंस प्रॉपर लिखा है तो क्वेश्चन नंबरिंग सेट के का है, कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। आप एक बार क्वेश्चंस देख लीजिए तो पता चल जाएगा। देखिए कुछ क्वेश्चंस टफ है, एग्री, लेकिन ऐसा नहीं कि सारे क्वेश्चंस टफ हैं। ये हर एग्जाम का एक पैटर्न है, एक स्टैंडर्डाइजेशन का भी तरीका है, लेकिन कुछ क्वेश्चन एब्सर्ड भी हैं, ये भी बोलने में मतलब कुछ गलत नहीं होगा। उस तरह का भी क्वेश्चंस नहीं पूछता है कोई जनरली एग्जाम, ठीक है? तो उन सब के बारे में बात किया जाएगा। चलिए लाइन से डिस्कशन कर लेते हैं, वो सब टॉक चलता रहता है, ठीक है? इन प्लांट्स वाटर इज मेनली ट्रांसपोर्टेड थ्रू विच टिश्यूज? सिंपल सा क्वेश्चन बात कर रहा है। प्लांट्स में वाटर ट्रांसपोर्ट का बात कर रहा है। दो चीज तो हम लोग जानते हैं, एक वाटर ट्रांसपोर्ट, एक फूड ट्रांसपोर्ट का बात करते हैं। वाटर ट्रांसपोर्ट किससे बोलते हैं? जब प्लांट्स का बात करते हैं तो वाटर ट्रांसपोर्ट किससे होता है? दैट इज जाइलम से, ठीक है? तो जाइलम बेसिकली बीच में होता है, दैट इज जाइलम से। जैम बीच में होता है और वहीं साइड साइड में क्या होता है? दिस इज फ्लोएम, ठीक है? फ्लोएम बेसिकली फूड ट्रांसपोर्ट करने के काम आता है। जाइलम ऐसे भी क्रॉस है तो आप समझने का कोशिश कीजिए। हम आपको याद कराए थे होंगे कभी ना कभी, किसी भी आप क्लास में किए होंगे। क्रॉस मतलब कटकुट, यानी वन वे रास्ता है। वन वे रास्ता किधर से हो सकता है? फ्रॉम सॉइल टू अपर एरिया में जाएगा। तो बेसिकली वाटर और मिनरल का ट्रांसपोर्ट कौन करता है? दैट इज जाइलम, ठीक है? वहीं अगर फ्लोएम का बात करोगे तो फ्लोएम फूड का ट्रांसपोर्ट करता है। फूड मतलब क्या? दैट इज शुगर। वाटर का ट्रांसपोर्ट नहीं करता है। नेक्स्ट ऑप्शन देखो, कॉर्टेक्स दिया है। कॉर्टेक्स क्या करता है? बेसिकली फूड को स्टोर करने का काम। तो बेसिकली आप बोल सकते हो कि स्टोरेज ऑफ फूड किसका काम है? कॉर्टेक्स का काम कर रहा होता है। नेक्स्ट कैम्बियम दिया हुआ है। कैम्बियम क्या होता है? बेसिकली कैम्बियम देखोगे तो ये ओवरऑल ग्रोथ में मतलब न्यू टिश्यूज के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। बात समझ रहे हो? न्यू टिश्यूज के फॉर्मेशन में हेल्प करता है कैम्बियम। तो हम लोग बाकी भी देख लिए। फ्लोएम समझ गए, किसका बात किया हम आपसे? फूड ट्रांसपोर्ट का। जाइलम वाटर ट्रांसपोर्ट का। कॉर्टेक्स आप समझ गए, बेसिकली सपोर्ट वपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है और फूड स्टोर करने का काम कर रहा है। कैम्बियम भी आप समझ गए कि बेसिकली न्यू टिश्यूज इन सब के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। इस तरह से यहाँ आंसर क्या हो जाएगा? दिस इज इजी क्वेश्चन, आंसर होगा बी, जाइलम, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी पिगमेंट इन्वॉल्व इन द फोटोसिंथेसिस? ये भी सिंपल क्वेश्चन में आता है, ठीक है? अब इस तरह का क्वेश्चन तो आप गलती करने का पॉसिबिलिटी नहीं ही रखते हैं ना। इसका आंसर क्या होगा? क्लोरोफिल ए।
जनरली यही 4 पिगमेंट्स हम लोग प्लांट के सेंस में पढ़ते ही हैं, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, कैरोटीन और दिस ज़ैंथोफिल्स। एक बात समझिएगा, क्लोरोफिल मेन पिगमेंट है जो बेसिकली फोटोसिंथेसिस में पार्टिसिपेट करता है, मतलब लाइट के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। वहीं बाकी जो बेसिकली पिगमेंट है, इसको हम लोग सपोर्टिव पिगमेंट्स वर्ड भी यूज करते हैं। तो ये भी सिंपल क्वेश्चन है, दैट इज क्लोरोफिल ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 था वो, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 11। दो स्टेटमेंट दिया हुआ है, असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये बेसिकली लाइन पढ़ने का कोई मतलब नहीं है, दिस क्वेश्चन इज अबाउट द असर्शन रीजनिंग। पहला असर्शन दे रहा है, पहले देखो, ट्रांसपिरेशन हेल्प्स इन एसेंट ऑफ सैप, ठीक है। ट्रांसपिरेशन हेल्प्स इन एसेंट ऑफ सैप। ट्रांसपिरेशन रीजन है, ट्रांसपिरेशन इंक्रीजेस द ऑस्मोटिक प्रेशर इन रूट्स, ठीक है। तो बात समझने का कोशिश कीजिए, पहला स्टेटमेंट आपको सही नहीं लग रहा है, एक्चुअली सही है, ठीक है। और फर्स्ट स्टेटमेंट का देखेंगे तो दिस इज ट्रू, ठीक है। आंसर आप लोग में से कोई देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू, ट्रांसपिरेशन हेल्प्स इन द एसेंट ऑफ सैप, ठीक है। यहां पर जब हम लोग बोल रहे हैं एसेंट ऑफ सैप, इसका मतलब क्या है, दिस इज अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर। तो ट्रांसपिरेशन किस में हेल्प करता है, दिस इज इन द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर। किसके थ्रू, जाइलम के थ्रू, ठीक है। एक क्वेश्चन इससे रिलेट भी किया है, तो किसके थ्रू, दैट इज जाइलम के थ्रू। वहीं अगर इसका देखो, ट्रांसपिरेशन इंक्रीजेस द ऑस्मोटिक प्रेशर इन रूट, रूट में ऑस्मोटिक प्रेशर कैसे बढ़ाएगा जी, ठीक है। तो ये गलत है, ये बेसिकली रूट में ऑस्मोटिक प्रेशर नहीं इंक्रीज करेगा, जबकि वहां पर निगेटिव प्रेशर डालेगा। मतलब रूट्स में क्या डालेगा, ये एक्चुअली में सक्शन फोर्स लगना चाहिए, यानी वहां पर निगेटिव प्रेशर का बात कर सकते हो, ठीक है। तो दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग, दिस इज करेक्ट। तो कौन सा हो जाएगा यहां पर, दिस ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, आंसर शुड बी डी। एक पूछ रहे हैं वाई 17 फ्रॉम बायो, ठीक है। इसका जवाब तो बीपीएससी ही दे सकता है, अब उसमें अलग भी क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं, वाई 33 फ्रॉम दिस साइंस, ठीक है। तो इसका कोई आंसर नहीं है, ठीक है। तो आंसर इसका ए कैसे मार्क कर रहे हो जी, नहीं बी, अब जो रीजन है दैट इज रॉन्ग, ठीक है। तो एक्चुअली आंसर शुड बी डी, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, दैट इज डी। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे आते हैं हम लोग। दस कोशिश कीजिए आंसर भी देने का, ठीक है। ये मैच करने का क्वेश्चन था, अगेन ये भी सिंपल क्वेश्चन है, तो अभी तक तो टफ वाला किसी से हम लोग का पाला नहीं पड़ा है, ठीक है। इसमें क्या है देखो, ब्लैक रिवॉल्यूशन, ब्लैक रिवॉल्यूशन किससे बात करते हो, बेसिकली पेट्रोल से रिलेट कर रहे होते हैं हम लोग। ब्लू रिवॉल्यूशन, ब्लू रिवॉल्यूशन मतलब फिश, पानी है, पानी, पानी में रहेगा फिश, तो बेसिकली ब्लू रिवॉल्यूशन हो गया फिश। व्हाइट रिवॉल्यूशन बेसिक क्वेश्चन है मिल्क का। ग्रीन रिवॉल्यूशन कौन सा होता है, दैट इज दिस इज फूड क्रॉप होगा ना, ग्रीन रिवॉल्यूशन कौन सा, फूड क्रॉप। ब्लू रिवॉल्यूशन, ब्लू रिवॉल्यूशन पानी में कौन सा चला जाएगा, फिश, ठीक है। वहीं व्हाइट रिवॉल्यूशन इज अबाउट मिल्क, ठीक है। ब्लैक रिवॉल्यूशन इज अबाउट पेट्रोलियम। ऑप्शन देख लेते हैं क्या है, ए का, एक सेकेंड नीचे आना होगा हम लोग को, दिस ए का 3 दो हो गया। अब दूसरा देखेंगे तो हो जाएगा बी का दिस 4 यानी ए क्या आंसर हो जाएगा, ए। दिस इज करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 26, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 एक बार बनाने का कोशिश कीजिए यहां पर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द ग्लाइकोलिसिस, अगेन सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। तो ओवरऑल हवा मत बनाइए, पूरा पेपर टफ है, ये भी सिंपल क्वेश्चन में ही आता है, ठीक है। ग्लाइकोलिसिस का बात कर रहा है, रेस्पिरेशन पढ़ते हो, रेस्पिरेशन पढ़ते हो तो दो पार्ट में डिवाइड करते हो कि नहीं, पहला ग्लाइकोलिसिस और दूसरा क्रैब साइकिल। जब ग्लाइकोलिसिस का बात करते हो, इसी को हम लोग क्या बेसिकली ग्लाइकोलिसिस का जब बात करते हो तो इसी में हम लोग देखते हैं दिस साइटोप्लाज्म में चल रहा होता है ग्लाइकोलिसिस, साइटोप्लाज्म में चलता है, इसमें एनर्जी जनरेट होता है। हम लोग 2 एटीपी का बात किए थे, और 36 एटीपी का जनरेट होता है इन क्रैब साइकिल। दोनों को मिलाकर हम लोग वर्ड यूज करते हैं, कितना हो गया, दिस इज 38 एटीपी, ठीक है। तो इसी को तो हम लोग बोलते हैं ग्लाइकोलिसिस इन द दिस साइटोप्लाज्म। इजी क्वेश्चन है ये, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द ग्लाइकोलिसिस इज करेक्ट। इट अकर्स इन माइटोकॉन्ड्रिया, नहीं माइटोकॉन्ड्रिया में क्रैब साइकिल चलता है। इट रिक्वायर्स ऑक्सीजन, नहीं इसको ऑक्सीजन रिक्वायर्ड नहीं होता है, तभी हम लोग बोलते हैं ये दिस साइटोप्लाज्म में चल रहा है। ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट माइटोकॉन्ड्रिया में फुलफिल होता है। वहीं इट प्रोड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड डायरेक्टली, भाई कार्बन डाइऑक्साइड कैसे प्रोड्यूस करेगा, इट टेक्स प्लेस इन साइटोप्लाज्म, दिस इज करेक्ट, ठीक है। तो बेसिकली इट टेक्स प्लेस
इन साइटोप्लाज्म। कार्बन डाइऑक्साइड माइटोकॉन्ड्रिया में प्रोड्यूस होता है, ठीक है। इसमें क्या क्या प्रोड्यूस होगा, इसमें एक्चुअली ग्लूकोज मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन हो जाता है, ग्लूकोज मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन हो जाता है और फर्दर उसका ब्रेक डाउन होता है, उस पर बात करते हैं हम लोग। सिंपल सा क्वेश्चन था वो भी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट्स द दिस सेग्रीगेशन। अच्छा, इवोल्यूशन टॉपिक पढ़ते हो तो उसमें लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का बात नहीं होता है क्या, ठीक है। तो बेसिकली जब लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का बात होता है उसी में हम लोग देखते हैं कि किसका, दिस मेंडल का जब आप पढ़ रहे होते हो तो उसी में हम लोग डिफरेंट ये बात करते हैं। जैसे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में क्या बोलते हैं कि पहले जैसे इसमें एक्सपेरिमेंट करने के लिए पी प्लांट का एक्सपेरिमेंट किया था, तो दो ड्वार्फ वैरायटी ले लिया था। ड्वार्फ वैरायटी को स्मॉल टी से रिप्रेजेंट किए थे, कैपिटल से हम लोग लॉन्ग वैरायटी को रिप्रेजेंट किए थे। ये F1 जनरेशन है, ये जो जनरेशन है पहला जनरेशन में बोलते हैं। तो इसमें क्या होगा, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है। फिर सेकंड जनरेशन F2 जनरेशन में आ जाओ तो F2 जनरेशन में आप क्या देखते हो कि इसका फर्दर ब्रीड क्रॉस करवाता है, ठीक है। तो अब सेकंड जनरेशन में कौन आएगा, ये वाला आएगा, यानी कैपिटल टी स्मॉल टी यहां से ला रहे हैं जी, ठीक है। कैपिटल टी और स्मॉल टी यहां से आएगा, ठीक है। यहां भी वही हो जाएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी, यही आना चाहिए। तो यहां कौन सा हो गया, कैपिटल टी, दूसरा कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी, ठीक है। लेकिन अगर फिनोटाइप का बात करोगे, तो फिनोटाइप क्या हो गया, ये फिनोटाइप जहां कैरेक्टरिस्टिक दिखता है तो तीन क्या हो गया, क्योंकि जो डोमिनेंट है वो तो दिख रहा है, यानी कैपिटल टी वाला दिख रहा है, तो क्या हो गया 3:1, ठीक है, 3:1, ठीक है। वहीं बेसिकली अगर जीनोटाइप का बात करोगे, जीनोटाइप का तो क्या हो जाएगा, देखो कैपिटल टी यानी 1, दो बार है कैपिटल टी स्मॉल टी 2, और क्या हो गया 1, ठीक है। बेसिकली 1:1, ये दोनों आ जाता है। लेकिन क्वेश्चन में कुछ दिया नहीं है, एक्चुअली क्वेश्चन क्लियर नहीं है, इसको जीनोटाइप और फिनोटाइप लिखना चाहिए जनरली। लेकिन एक हम लोग का अपना अंडरस्टैंडिंग है, क्योंकि आपको बेस्ट सूटेड आंसर चूज करना होता है। इस केस में अगर ऑप्शन में कुछ नहीं दिया है तब हम लोग एक्चुअली फिनोटाइप मान लेते हैं, क्योंकि फिनोटाइप दिखता है। इस कारण से इसका आंसर 3:1 होना चाहिए। जो लोग डी बोल रहे हैं 1:1, हम आपका बात समझ रहे हैं, लेकिन इन जनरल देखोगे कि स्टैंडर्ड आंसर में क्या दिया जाएगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तो 3:1 माना जाता है अगर वहां रिप्रेजेंट नहीं किया है। जनरली 1:1 रेशियो के लिए जीनोटाइप रिप्रेजेंट किया जा सकता है, ठीक है। तो अब आप बोलोगे ये क्वेश्चन हट सकता है, जो भी हो सकता है वो बाद का बात है, इस पर डिस्कशन रहेगा, ठीक है। लेकिन मेरे हिसाब से अगर इन चार में से मेरे को एक ही चूज करना है तो 3:1 होना चाहिए लॉजिकली, ठीक है, क्योंकि बेसिकली यही प्रेफर किया जाता है, यही चल रहा होता है, कोई दिक्कत नहीं है ना इसमें। अब देखो ये जो क्वेश्चन पूछा है, दिस द फॉलोइंग स्ट्रक्चर ऑफ, किसका स्ट्रक्चर है ये पूछा है। ये आउट ऑफ लीग क्वेश्चन है, जनरली कहीं नहीं पढ़ते हम लोग कि भाई स्ट्रक्चर बता दो। तो जो टफ वाला क्वेश्चन बोल रहा हूं हम लोग को, एक्चुअली में ये पहला मिला। इससे पहले वाले को हम टफ इसलिए नहीं मान रहे कि वो डायसी क्वेश्चन रहेगा कि हटेगा, ठीक है, क्योंकि 3:1 बेसिकली हम लोग जानते हैं, 3:1 हम लोग जानते हैं फिनोटाइप से, वहीं जीनोटाइप से 1:1 जानते हैं। तो इसका जनरल आंसर 3:1 हम लोग मानते हैं, ठीक है। ऐसा अगर जीनोटाइप लिखता है तो 1:1 बोलते हैं। दिस इज द मेंडल्स लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, उससे क्वेश्चन किया है, इवोल्यूशन टॉपिक में आप पढ़ते हैं इसको, क्लियर है। चलो अब ये देख लो, ठीक है। इसमें तो खैर हम इमेज भी दे दिए हैं, आगे आने वाला किसी एग्जाम में अगर जरूरत होगा तो आप इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये रहा, ठीक है, ये 5 स्ट्रक्चर दिया हुआ है, ठीक है। अब ऐसा क्वेश्चन जनरली नहीं पूछता था, तो हम लोग भी उतना डिटेल में कभी स्ट्रक्चर के बारे में तो नहीं ही पढ़ते हैं, ठीक है। तो इसमें बेसिकली ये क्या है, नाइट्रोजनस बेस का बात किया है। नाइट्रोजनस बेस में किसका किसका हम लोग देख रहे हैं कि बेसिकली एडेनिन, यूरेसिल, थायमिन, साइटोसिन दिया है, मतलब 5 होता है, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थायमिन और यूरेसिल। आप जानते हैं ATGC, डीएनए में AUGC, आरएनए में, ठीक है, यही होता है। अब इसमें पूछ रहा है कि स्ट्रक्चर बता दो, ये स्ट्रक्चर किसका है, ये स्ट्रक्चर ये वाला है, ये स्ट्रक्चर ये वाला है, यानी ये स्ट्रक्चर किसका है, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ यूरेसिल, ठीक है, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ यूरेसिल। एग्री, थोड़ा आउट ऑफ द लीग क्वेश्चन दे दिया है, ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। तो मिला जुला के अभी तक एक ही मिला है, हम लोग को काउंटिंग करते रहते हैं ताकि लगे कि लास्ट में कितना एब्सर्ड क्वेश्चंस था, ठीक है। वही होता है कि जैसे आप 2-3 क्वेश्चन एसएचएम पूछ लिया, अब उसके बारे में परेशान है, ठीक है, छोड़ दीजिए ना, कौन जबरदस्ती उसको कह रहा है सारा क्वेश्चंस आपको बनाने के लिए, और कौन सा 100 मार्क्स आता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आ जाइए।
हेमोग्लोबिन कैरीज ऑक्सीजन टू द ब्लड एंड इज कंटेनिंग कंपाउंड, ठीक है। हेमोग्लोबिन क्या होता है, किसी बच्चा से भी पूछोगे तो बोलेगा आयरन कंटेनिंग कंपाउंड। हेमोग्लोबिन में किसका बात करते हो, आयरन का ही बात करते हैं, तो हेमोग्लोबिन इज आयरन कंटेनिंग कंपाउंड। बात यहीं पर खत्म हो जाता है, आंसर हो गया आयरन, ठीक है। हेमोग्लोबिन, हेमो मतलब ब्लड, ग्लोबिन मतलब आयरन, ठीक है। तो बेसिकली इस तरह से यूज करते हैं। अगर लिखता है हेमोसाइनिन, हेमो मतलब ब्लड, साइनिन मतलब कॉपर, ठीक है, तो उस तरह से हम लोग बात करते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ। Which of the following is the best? Which of the following best explains the pressure flow hypothesis in the phloem transport? देखो ये लोग कभी पुराना आदत है, जहां से टॉपिक पकड़ लेता है उसी से भर भर के क्वेश्चन देता है। ऑलरेडी जाइलम का दे दिया, अब फ्लोएम ट्रांसपोर्ट कैसे होता है उसके बारे में बात कर रहा है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं, ये भी मेरे ख्याल से बहुत टफ नहीं है। देखो फ्लोएम में जो ट्रांसपोर्टेशन होता है ना, वो ऑस्मोटिक प्रेशर के कारण ही होता है, बाकी ऑप्शंस डिटेल पढ़ने का मतलब भी नहीं है, ठीक है। तो हम लोग को ऑस्मोटिक प्रेशर यहीं पर दिख रहा है, बाकी किसी में दिख भी नहीं रहा है, ठीक है। फ्लोएम में मतलब समझ लो ना, फ्लोएम क्या है, दिस इज जहां फूड प्रोडक्शन हो रहा है। फ्लोएम क्या है, जहां फूड प्रोडक्शन हो रहा है। थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ, फूड प्रोडक्शन मतलब क्या, ग्लूकोज का प्रोडक्शन, ठीक है, ग्लूकोज प्रोडक्शन। तो ग्लूकोज का प्रोडक्शन होगा तो बेसिकली क्या होगा, वहां पर ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ेगा, ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ेगा। ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ेगा यानी वहां वाटर और मतलब वाटर वहां पर और आएगा, तो वाटर वहां और एंटर करेगा। वहीं उसके कंपैरिजन में रूट्स में ऑस्मोटिक प्रेशर डाउन हो जाएगा, जिसके कारण क्या होगा, यहां प्रेशर जनरेट होगा और बेसिकली फ्लो होगा, ठीक है। तो इसी कारण से हम लोग बोलते हैं कि फ्लो किस डायरेक्शन में होता है, हाई टू, प्रेशर ग्रेडियंट का फ्लो जो हम लोग हाई और लो का बात कर रहे होते हैं, इसमें बेसिकली यही काम करता है। तो ऑस्मोटिक प्रेशर डिफरेंस बिटवीन सोर्स एंड सिंक, सोर्स इज लीफ एंड सिंक इज देयर रूट्स, ठीक है। तो इसका आंसर यही होगा ऑस्मोटिक प्रेशर का। क्लियर है क्या जी, क्लियर है, कुछ बोल भी दीजिए। अब देखो विच हु इज नोन एज फादर ऑफ जेनेटिक्स, अब इसमें क्या पूछना है आपको, ठीक है। फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन सा है, ग्रीगर मेंडल। बच्चा बच्चा जानता है दुनिया में कि ग्रीगर मेंडल कौन है, इज नोन एज फादर ऑफ जेनेटिक्स। लॉ ऑफ हेरिडिटी कौन दिया, ग्रीगर मेंडल, ठीक है। लॉ ऑफ हेरिडिटी कौन दे रहा है, ग्रीगर मेंडल। वहीं और भी नाम देखो, वॉटसन एंड क्रिक। वॉटसन एंड क्रिक किस चीज के लिए नामी है, डबल हेलिक्स मॉडल के लिए। तो डीएनए का जो डबल हेलिक्स है, डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल है, कौन दिया है, डबल हेलिक्स मॉडल कौन दिया है जी, दिस इज वॉटसन एंड क्रिक। चार्ल्स डार्विन को भी अच्छे से जानते हो, इनको हम लोग नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी के लिए जानते हैं, ही इज नोन एज फादर ऑफ इवोल्यूशन, ठीक है। तो बेसिकली चार्ल्स डार्विन कौन है, फादर ऑफ इवोल्यूशन है, नेचुरल सिलेक्शन, इनका नाम जानते हो ना जी, नेचुरल सिलेक्शन, ठीक है। दिस थॉमस हट मॉर्गन, टीएच मॉर्गन के नाम से नामी है ये, टीएच मॉर्गन। इनको एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स का फादर बोला जाता है। एक्चुअली क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस इन्हीं का दिया हुआ है, ठीक है। क्रोमोसोमल, अब इस तरह का क्वेश्चन पूछ रहा है तो देख लो, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस कौन है ये, फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स, ठीक है। क्या बोलते हैं इनको, फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स इनको बोला जाता है। दिस इज टीएच मॉर्गन। से इतना लंबा तो लिखता भी नहीं है जी, टीएच मॉर्गन हम लोग भी जानते हैं, ठीक है। अब पूरा थॉमस हंट ना कौन जानेगा, ठीक है। तो बेसिकली क्या ही हो गया, वो क्वेश्चन सिंपल है, बन जाएगा। नेक्स्ट कुछ बोलना है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। अब देखो ये भी क्वेश्चन थोड़ा सा एब्सर्ड टाइप का है। फ्लूइड मोजाइक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन वाज प्रपोज्ड बाय, ठीक है। हालांकि सिंगर एंड निकोलसन होगा इसका आंसर, सिंगर एंड निकोलसन, ठीक है। ये फ्लूइड मोजाइक, दिस फ्लूइड मोजाइक मॉडल दिए थे, ठीक है। फ्लूइड मोजाइक मॉडल क्या बोलना चाहता है, बेसिकली ये बोलता है ना कि मोजाइक ऑफ प्रोटीन जो है दैट इज फ्लोटिंग, दैट इज मोजाइक मतलब एक साथ ग्रुपिंग बनाया हुआ, जो प्रोटीन का ग्रुपिंग बनाया हुआ है वो फ्लोट कर रहा है, मतलब लिपिड के ऊपर, फैट और फ्लूइड लिपिड है उसी के ऊपर फ्लोट कर रहा है। इस तरह का थ्योरी दिए थे। एक्चुअली में इनका जो थ्योरी है, दिस इज द मोस्ट एक्सेप्टेबल मॉडल, ठीक है। तो अगर सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर का बात करोगे तो इनका थ्योरी मोस्ट एक्सेप्टेबल है, ठीक है। बाकी का नाम आप अगेन जानते हैं, ठीक है। जैसे वॉटसन एंड क्रिक, अभी हम लोग बात किए, क्या की है, डबल हेलिक्स मॉडल का बात किए। हुक, हुक कौन, रॉबर्ट हुक, ठीक है, मतलब लिविंग सेल का हुक, हॉक, ठीक है, नहीं सॉरी, दिस इज सेल का डिस्कवरी कौन किया है, रॉबर्ट
हुक, ठीक है, सेल का डिस्कवरी रॉबर्ट हुक, ठीक है। रॉबर्टसन बेसिकली आप समझोगे तो दिस इज अबाउट यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल का बात करते हैं। यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल बहुत इंपॉर्टेंट, वो भी नहीं रहे पर अब नाम इनका भी दिखा है, ठीक है, पहले दिखाया भी। हाँ, डेड सेल हुक है और दिस हॉक है बेसिकली लिविंग सेल, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 86, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, ठीक है, तो गलत नहीं है। अब देखो ये क्वेश्चन टफ है, ठीक है, लेकिन इसमें जानकारी नहीं चाहिए। हम आपसे बहुत तरह से बोलते हैं कि फाइनली हम लोग को आंसर लाना है, ठीक है। आपको शायद कभी भी, मतलब अगर हम लोग डिटेल लेक्चर किए होंगे तो आपको शायद याद होगा जब हम लोग तुक्का मारने का बात करते हैं तो तुक्का मारने का बेसिक तरीका हम आपको क्या बोलते हैं कि जो सबसे लंबा आंसर होगा ना उसको थोड़ा सा ध्यान देना, ठीक है। लंबा आंसर में कुछ ना कुछ झोल रहता है, ठीक है, इस तरह के स्टेटमेंट्स में, ठीक है, यानी कुछ बेसिक चेंजेस लाने का किया होगा। इसमें किया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट दिस एरिथ्रोमाइसिन, ठीक है। एरिथ्रोमाइसिन आप सुने भी होंगे, एंटीबायोटिक है जो हम लोग यूज भी करते हैं। इट इज द माइक्रोसाइक्लिक कंपाउंड, इन दोनों में तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फॉर लेगिनोलोसिस, दैट इज फॉर, मतलब लंग का इंफेक्शन होता है तो हम लोग यूज करते हैं, जिसका ये प्राइमरी मेडिसिन है, ठीक है। हैज गुड कवरेज, तो ये भी स्टेटमेंट सही है। एक्चुअली भी ये पूरा का पूरा स्टेटमेंट उतारा हुआ नहीं लग रहा है। हम आपको यही बोलते हैं कि एग्जामिनर कैसे करेगा, कहीं से स्टेटमेंट उतारेगा और वहां पर कुछ चेंजेस करने का कोशिश का कैन नॉट लगा दिया है। एक्चुअली यहां पर नहीं होना चाहिए था, बाकी सब पूरा स्टेटमेंट सही है, ठीक है। तो यहां पर कैन नॉट लगा दिया है, ये तुक्का मारना था आपको। अगर नहीं भी जानते तो इसमें कोशिश करना था तुक्का मारने का, इस तरह का काम हम लोग करते हैं, ठीक है। क्लियर है ना जी? क्या लिवन हॉक क्लिक्स, और ठीक है, पिछला क्वेश्चन का बात करो, ठीक है ना। तो आंसर क्या हो गया? दिस इज डी, ठीक है, दिस इज डी। अब ये भी सिंपल क्वेश्चन में आता है। इट इज आस्किंग अबाउट द टेम्पोररी, 3 क्वेश्चन टफ बोल चुके हैं, हर क्वेश्चन में नहीं बोलते रहेंगे, ठीक है ना। समझिएगा, टेम्पोररी पैरासाइट्स आर, हालांकि पिछला क्वेश्चन एक्चुअली में तुक्का मारा जाता है, ठीक है। तो आपको एग्जाम में एलिमिनेशन हर स्किल यूज करना है ना, तो तुक्का मारने का भी बेसिक स्किल है, उसको यूज करना था वहां पर, ठीक है। टेम्पोररी पैरासाइट्स आर, ठीक है। कौन होगा टेम्पोररी पैरासाइट? कॉमन सेंस लगाओ, ठीक है। टेम्पोररी है मतलब आएगा होस्ट के पास और चला जाएगा, ठीक है। टेम्पोररी पैरासाइट कौन होगा? जो आएगा, खा पी के एंजॉय करके चला जाएगा, ठीक है। अब जैसे मॉस्किटो क्या है? टेम्पोररी ही पैरासाइट तो है। लीच क्या है? दीज आर द टेम्पोररी पैरासाइट, ठीक है। तो टेम्पोररी पैरासाइट हम लोग किसको बोलते हैं? दैट विजिट्स द होस्ट ओनली फॉर फीडिंग, आता है, खाता पीता है, चला जाता है, इसी को लोग टेम्पोररी पैरासाइट्स बोलते हैं। तो दिस इज करेक्ट, ठीक है। अगेन नेक्स्ट देखो, ऑप्शंस एक बार चेक कर लेते हैं ना। लिव्स ऑन द सरफेस ऑफ द होस्ट बॉडी, जो होस्ट के बॉडी पर सर्वाइव करता है उसको हम लोग इक्टो पैरासाइट कहते हैं। उसको क्या वर्ड यूज करते हैं? इक्टो, इक्टो पैरासाइट, क्या बोलते हैं जी? इक्टोपैरासाइट्स। कंप्लीट्स इट्स लाइफ साइकिल इनसाइड द होस्ट, ठीक है। अगर लाइफ साइकिल होस्ट के बॉडी में रहेगा तो उसको इंडोपैरासाइट वर्ड यूज करते हैं। उसके लिए क्या वर्ड यूज करेंगे? जल्दी बोलो। इंडो पैरासाइट। फ्री लिविंग बट बिकम्स पैरासाइट इफ अपॉर्चुनिटी अराइजेस, ठीक है। मतलब फ्री लिविंग है लेकिन पैरासाइट बन जाता है जब उस तरह का सिचुएशन होता है। इसके लिए हम लोग फैकल्टेटिव पैरासाइट वर्ड यूज करते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या है? होता नहीं है, मतलब सिचुएशन मिलने पे ऐसा बन जाता है, ठीक है। इट इज क्लियर? हाँ, ये आप मार्क किए हो, दिस इज करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 90। अब देखो, अब से बोले कुछ एरिया उठाता है तो ये लोग सोचता है कहां टॉपिक वॉपिक चेंज करने जाया जाए, उसी से भर भर के क्वेश्चंस पूछ लेता है, ठीक है। चलिए आ जाते हैं हम लोग। ये इजी क्वेश्चन में आएगा, ठीक है। मेंडल इज कॉल्ड फादर ऑफ जेनेटिक्स, एक बार पूछा, दोबारा पूछ रहा है, ठीक है। तो क्या ही करेंगे इसमें? सही है। अच्छा सही है तो इसका मतलब ये तो गलत हो गया ना जी, ठीक है, क्योंकि इसमें ऑप्शन 1 नहीं है। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन स्टेट्स दैट ईच गैमेट रिसीव्स 2 एलील फॉर अ ट्रेड। कॉमन सेंस, जीन में 2 एलील होता है। बेसिकली ये क्या बोलता है? एक एक एलील जाएगा। बेसिकली क्या बोलता है? आधा आधा, ठीक है। मतलब एलील समझते हो ना, जीन में 2 एलील है, ठीक है। तो मतलब बेसिकली सॉरी,
जीन का जैसे हम लोग बात करते हैं वो हमेशा पेयर में, उसी में हम लोग वर्ड बोलते हैं, एक को क्या बोलते हैं, एलील। तो बेसिकली ट्रांसफर क्या होता है, एक एक दोनों में ट्रांसफर होता है ना, बेसिकली ब्रेक होता है, एक मेल से आएगा दूसरा फीमेल से आएगा, तो ये टू तो होगा ही नहीं, कभी भी वन एलील होगा, ठीक है, फॉर अ ट्रेट एक मेल से आता है दूसरा फीमेल से आता है, तो ये गलत हो जाएगा, तो दूसरा काट दिया जाए, दूसरा काट देते हैं, ठीक है, इसमें तो है नहीं, अभी भी बचा हुआ है। तो तीसरा ऑप्शन तो हम लोग पढ़ेंगे नहीं, एग्जाम में भी ऐसे ही दिमाग लगाना, तीसरा पढ़ेंगे नहीं, पता नहीं क्या ही लिखा होगा, ठीक है। चलो चौथा पढ़ लेते, क्योंकि तीसरा तो दो में है, अगर फोर्थ होगा तो आंसर आपका डी होगा, अदरवाइज बी होगा। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट वर्क्स ओनली फॉर द ट्रेट ऑन द डिफरेंट क्रोमोसोम्स, ठीक है, ये भी सही है, ये भी हम लोग मेंडल्स के लॉ में पढ़ते हैं, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, तो ये भी बिल्कुल सही है। वर्क्स ओनली फॉर द ट्रेट्स ऑफ द डिफरेंट क्रोमोसोम, डिफरेंट क्रोमोसोम्स के लिए हम लोग लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट उसका असर देख रहे होते हैं, तो ये सही है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा जी, डी। क्या क्लियर है, क्या जी कुछ बोलना है तो जल्दी बोलिए, क्लियर है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। नेक्स्ट किसके बारे में बात कर रहा है, विच इज करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेजेस इन इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस। पहले तो ये टफ क्वेश्चन है, ठीक है, क्योंकि मेटामॉर्फोसिस नहीं पूछ रहा है, ये इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस पूछ रहा है, दोनों अलग होता है, ठीक है। इन इंसेक्ट्स मॉर्फोसिस तो हम लोग जानते हैं ना, मेटामॉर्फोसिस तो हम लोग वर्ड समझते हैं ना, जिसमें डिफरेंट स्टेजेस में चेंज करता है, मतलब स्पीसीज अपना स्ट्रक्चर चेंज करता है, जैसे एक से लार्वा में कन्वर्ट हुआ, लार्वा से प्यूपा में कन्वर्ट होता है, प्यूपा से एडल्ट में कन्वर्ट होता है। लेकिन ये जो दिया एक से लार्वा, लार्वा से प्यूपा, प्यूपा से एडल्ट, ये एक्चुअली कंप्लीट मॉर्फोसिस है, ठीक है। ये गड़बड़ क्वेश्चन दिया है, थोड़ा सा अलग लेवल पर ले गया है, ठीक है। दिस इज कंप्लीट, सबको यही मारा होगा जनरली, मेटामॉर्फोसिस इसको ही बोलते हैं, ठीक है। अब एग लार्वा एडल्ट ऐसा कोई स्टेज होता ही नहीं है, क्योंकि इसमें प्यूपा नहीं दिया है, तो ये तो गलत हो गया। तीसरा क्या है, दिस एग निम्फ प्यूपा एडल्ट, ये भी गलत है, ठीक है। पूछो क्यों, क्योंकि इसमें प्यूपा स्टेज होता ही नहीं है, जबकि प्यूपा इनकम्प्लीट मॉर्फोसिस में होता ही नहीं है, एक्चुअली में निम्फ होना चाहिए, तो ये आंसर सही होगा, ठीक है। एक्चुअली क्या है, दिस प्यूपा स्टेज जो दे दिया है इस कारण से गलत है, होना क्या चाहिए, एग निम्फ और एडल्ट, ठीक है। इसमें इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस में लार्वल स्टेज हम लोग बात ही नहीं करते हैं, और प्यूपा ये सब स्टेज बात नहीं करते हैं, इसके जगह जो हम लोग यूज करते हैं निम्फ। निम्फ एक्चुअली में खुद रिसेंबल कर रहा होता है स्मॉल एडल्ट को, ठीक है। ये बेसिकली जो रिसेंबल करता है ये कौन सा है, स्मॉल एडल्ट, ठीक है, इस तरह का। तो ये इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस है, जैसे कॉकरोच में, या फिर आप जैसे ग्रास हॉपर का बात कर सकते हो, ये इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस देखते हो, ये कंप्लीट था, ठीक है। क्या लिखे हैं आप, दिस इज एग लार्वा प्यूपा एडल्ट क्या है, दिस इज कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस। अदरवाइज कॉकरोच इन सब में क्या देखते हो, दिस इज इनकम्प्लीट। ये रिजल्ट का मेरे को पता नहीं होता है, उसके लिए यूट्यूब चैनल्स भरा पड़ा हुआ है जो एकदम एग्जैक्ट डेट बता रहा होता है कि रिजल्ट कब आता है, वो उसमें ही देखिए, ठीक है ना। मतलब मेरे पास कोई इंटरनल रिसोर्स या फिर वैसा कोई बीपीएससी में इंटरनल आदमी नहीं है, ठीक है ना, तो हम नहीं जानते उसके बारे। चलिए क्वेश्चन नंबर 96 में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 96 क्या बोल रहा है, विच साइंटिस्ट वर्कड इंडिपेंडेंटली एंड रीच्ड अ सिमिलर कंक्लूजन टू डार्विन। ये भी टफ क्वेश्चन, ठीक है, कि बेसिकली सिमिलर कंक्लूजन जो डार्विन के पहुंचा था, मतलब नेचुरल सिलेक्शन का बात कर रहा है, वहां तक का इसका भी थ्योरी था, ठीक है। तो वैसे ही अलग काम किया, लेकिन नेचुरल सिलेक्शन का थ्योरी जो डार्विन का थ्योरी था वैसे ही ये पहुंचा था, ठीक है। तो ये दोनों ही बेसिकली 1858 तब बेसिकली पेपर रखे थे। ये एक्चुअली में अल्फ्रेड रूसेल वेलेस है, ठीक है। कौन है, अल्फ्रेड रूसेल वेलेस, ठीक है। ये टफ क्वेश्चन में आएगा, अल्फ्रेड रूसेल वेलेस। अब सही पूछो तो ये कहीं किसी एग्जाम में पूछा भी नहीं है, ठीक है, तो इस तरह का टफ में आता है ये, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 98, मेरे ख्याल से ये लास्ट ही क्वेश्चन होगा 17th क्वेश्चन का, ठीक है। 17th एक से ऊपर दिख जाएगा, हाँ दिस इज लास्ट है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट विटामिन B12? अब देखो ये ऑप्शन देखने में आपको टफ क्वेश्चन लग रहा है, लेकिन ये टफ है नहीं, ठीक है। कैसे, ये भी देख लो, ठीक है, क्योंकि ये हम जानते हैं कि इट इज नोन एज कोबालामिन या फिर साइनोकोबालामिन, ठीक है। तो कोबालामिन तो हम लोग जानते हैं विटामिन B12 में, ये बिल्कुल सही है। इट इज कंपोज्ड ऑफ कोबाल्ट,
हम लोग बात करते हैं कि इसमें कोबाल्ट होता है। चलो ठीक है, ए और बी खोज लेते हैं कहीं ऑप्शन में, ये दोनों तो पता है, तीसरा छोड़ो अभी, ठीक है। तो ओनली ए इज ट्रू स्टेटमेंट, ये तो गलत है, बी भी सही हम जानते हैं। ओनली बी एंड सी, ठीक है, तो ये भी गलत है क्योंकि इसमें ए नहीं लिखा है। ओनली ए एंड सी आर ट्रू, नहीं, बी तो हम अच्छे से जानते हैं, तो ये भी गलत है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए बी सी आर ट्रू, जबकि हम सी के बारे में कुछ जानते ही नहीं है, ठीक है। और सी स्टेटमेंट देखो, ये सही है, इट कंसिस्ट ऑफ कोरिन रिंग, ठीक है, इट कंसिस्ट ऑफ कोरिन रिंग, ये सही स्टेटमेंट है। तो इसको एलिमिनेट, हालांकि ये टफ है, लेकिन इसको एलिमिनेट करके आप इजीली बना सकते हो। तो हर क्वेश्चन को जबरदस्ती टफ मत बोलो, इसमें ठीक है ये स्टेटमेंट शायद आप नहीं जानते होंगे, इवन तो मतलब B12 नाम आते ही आपके अंदर क्या आता है, साइनो कोबालामिन और कोबाल्ट का नाम, ठीक है। तो ये तो अपने आप में इजी क्वेश्चन हो गया ना जी, इस हिसाब से इजी है। तो मिला जुला के आउट ऑफ 17 4 क्वेश्चन जरूर ऐसा है जो टफ लेवल पर है, ठीक है। लेकिन हाँ, उसके अलावा आप बेसिकली क्वेश्चंस को इजीली बना भी सकते हैं, ये भी सच मानिए, ठीक है। तो 13 क्वेश्चन आपसे इजीली यहां बनना चाहिए, ठीक है। तो हर क्वेश्चन में टफ होना, ये मतलब वर्डिंग यूज करना सही नहीं है। कुछ क्वेश्चंस टफ दिया है, एक्चुअली अबव एवरेज पेपर रहा है, ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आज जो हम लोग फोकस करने वाले हैं, जो बचा हुआ एरिया है, दैट इज फिजिक्स और केमिस्ट्री, दोनों को एक साथ लेकर चल रहे हैं। इसमें 16 क्वेश्चंस है, ठीक है, तो ये दोनों मिलाकर टोटल 33 क्वेश्चंस हो जाता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन से चालू कर रहे हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चंस का लेवल कुछ जगह बिल्कुल अलग किया है, दिस इज ट्रू, लेकिन कुछ क्वेश्चन बनने लायक है। हम लोग को मेनली फोकस यही करना है कि बनने लायक क्वेश्चन बन जाए। बहुत ज्यादा बच्चों का ये अब डाउट हो रहा है कि हमारा अप्रोच क्या होना चाहिए, 11-12 का पढ़ना है। आप एक बात बताओ, हम बोल देंगे मान लो 11-12 का एनसीईआरटी आपको पढ़ना है, पढ़ लोगे क्या? तो वैसा भी टारगेट मत रखो जो अचीवेबल नहीं हो, ठीक है। उससे अच्छा जो आज तक प्रिपेयर करते आए हो उसी पर फोकस करो। जो कुछ क्वेश्चंस एक्चुअली में टफ है उसको छोड़ने का भी आदत डालो, 100% क्वेश्चंस नहीं ना बनाकर चलना है, ठीक है। तो बेसिकली जो एरिया है हम लोग नॉर्मल है जो जानते हैं उसमें से क्वेश्चंस गलत नहीं होना चाहिए। देखो जैसे क्वेश्चन नंबर ये 7 है, फिजिक्स का क्वेश्चन है, कनकेव कन्वेक्स ये सब का बात कर रहा है। अब इन सब से क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, हम लोग उस पर ज्यादा मतलब कंसंट्रेट करते हैं। चलिए इस पर आ जाते हैं, दिस क्वेश्चन नंबर 7 पर। आपको मैच करना है, लेंस और मिरर दिया हुआ है, उसका यूजेस के अनुसार मैच करना है। चलिए लाइन से हम लोग देख लेते हैं। जैसे कनकेव मिरर दिया है, ठीक है, कनकेव कन्वेक्स मिरर और कनकेव और कन्वेक्स लेंस, ठीक है। आप चाहे तो आप आंसर देने का कोशिश कीजिए, ऐसे हम बताते भी जा रहे हैं, ठीक है। जैसे कनकेव का बात कर रहा है, ठीक है, मिरर का, तो पहले मिरर में लाइट तो पास नहीं होगा, ये आप जानते हो। अच्छा, कनकेव मिरर के बारे में आप इन जनरल तो जानते हो ना कि इमेज को क्या करता है, इनलार्ज कर देता है, ठीक है, मतलब मैग्नीफाई करता है और इनलार्ज कर देता है। तो कहाँ यूज करेंगे, जहां साइज को इंक्रीज करना होगा। जैसे ये बात जनरल हर बुक में लिखता है कि सलून में या फिर आपका डेंटिस्ट के ग्लास में, इन सब जगह हम लोग कनकेव का बात करते हैं, ठीक है। तो इसमें भी बेसिकली सलून का एग्जांपल दिया हुआ है, देख लीजिए, दिस इज कनकेव मिरर यूज्ड इन सेविंग टू प्रोड्यूस द मैग्निफाइड अपराइट इमेज, ठीक है। तो ये इसी में आ जाएगा, एक सेकंड। तो दस कनकेव का क्या हो जाएगा, दिस इज एस, ठीक है। नेक्स्ट देख लीजिए कन्वेक्स, ठीक है। हम लोग ऑप्शंस बाद में देखेंगे, पहले समझने का कोशिश कीजिए कि इस तरह के क्वेश्चन में बहुत दम नहीं है, कुछ क्वेश्चन टफ है लेकिन ये सब क्वेश्चन इजीली बन जाता है। कन्वेक्स मिरर का बात कर रहे हो, ठीक है। कन्वेक्स कैसा बनाएगा, डिमिनिश साइज या फिर शॉर्टर साइज का इमेज बना रहा होता है, ठीक है। बहुत बड़ा फील्ड को आपको देखना होगा तब आप यूज कर सकते हो, ठीक है। जैसे हम लोग कहाँ यूज करते हैं, जैसे गाड़ी का रेयर व्यूइंग कैमरा में, ठीक है, सॉरी रेयर व्यूइंग जो आपका मिरर होता है उसमें, या फिर आप एटीएम सेंटर्स में इसका यूज करते हो ताकि आपको बड़ा दूरी तक देख सके, या फिर हम लोग शार्प टर्निंग में भी लगाया रहता है, उसमें भी इसका यूज करते हैं। तो बेसिकली हम लोग बात कर रहे हैं कन्वेक्स का। अब देख लीजिए, दिस इज द रेयर व्यूइंग, डायरेक्ट दिया हुआ है, तो इसका ये हो जाएगा, ठीक है। कन्वेक्स लेंस, कन्वेक्स लेंस का मतलब क्या है, लाइट को जो कन्वर्ज करता है उसको कन्वेक्स लेंस यूज करते हैं। जनरली उसका यूज हम लोग कहां करते हैं, जैसे कैमरा और प्रोजेक्टर्स में लाइट को कन्वर्ज कराने यानी फोकस कराने का जरूरत होता है, तब हम लोग इसका यूज करेंगे। नेक्स्ट है कनकेव लेंस, कनकेव लेंस, ठीक है, इसको हम लोग मायोपिया में यूज करते हैं। शायद आपको याद होगा कनकेव लेंस और कन्वेक्स लेंस में हम लोग मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया का याद रखने का एक तरीका भी यूज करते हैं। जैसे मायोपिया, ठीक है, मायोपिया मतलब माई एज से आप रिलेट करते हैं, आप छोटे हैं तो इसको बोलते हैं शॉर्ट साइटेडनेस, ठीक है, उससे रिलेट कर लेते हैं।
कनकेव निगेटिव है, तो छोटा निगेटिव और पॉजिटिव में निगेटिव हुआ तो ये निगेटिव है, ठीक है। तो बेसिकली अभी जो आपको चश्मा लगा होता है जनरली कौन सा होता है, जनरली दैट इज कनकेव लेंस यूज होता है। वहीं जब आप बड़े हो जाएंगे, हायर एज, ठीक है, तो हाइपर माइट्रोपिया उससे रिलेट कर लेंगे, यानी फार साइटेडनेस, या उसी को आप लॉन्ग साइटेडनेस बोलते हैं, तब हम लोग बात करते हैं कन्वेक्स लेंस का, ठीक है। तो यही होना चाहिए। चलिए देख लेते हैं आंसर कौन सा होगा इसका। कनकेव मतलब दिस कौन है जी, फर्स्ट का दस एस, फर्स्ट का एस दो में है, ये आर देखने की जरूरत नहीं है, मतलब थर्ड का बी, यानी कौन सा हो गया आंसर, दैट इज बी, दैट इज बी। ये लेंस वेंस वाला बेसिक क्वेश्चन है, आपको याद होना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। एक बार देखिए ये किससे बात कर रहा है क्वेश्चन, ठीक है। दैट इज ऑन Jan 10, 2025 इंडिया बिकेम दिस कंट्री टू सक्सेसफुली कैरी आउट सैटेलाइट डॉकिंग प्रोजेक्ट, मतलब स्पेडेक्स का बात कर रहा है इन लो अर्थ ऑर्बिट। इंडिया फोर्थ कंट्री था ऐसा, ठीक है। इंडिया वाज एक्चुअली फोर्थ कंट्री। देखो स्पेडेक्स के बारे में थोड़ा बहुत तो आप जानते ही होंगे। जो स्पेडेक्स मिशन था दैट इज स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट, हम लोग बात किए थे। एक्चुअली में 3 कंट्री पहले कर चुका है, दैट इज यूएस, रशिया रसिया एंड चाइना, ठीक है। ये पहले कर चुका है। इंडिया इज द फोर्थ, इंडिया इज द फोर्थ, ठीक है। तो हम लोग बात कर रहे हैं इंडिया का। इसमें क्या है, एक डॉकिंग एक्सपेरिमेंट है। डॉकिंग मतलब डॉक करता है, अनडॉक करता है, इस तरह का काम करता है। ऐसा करने के लिए क्या किया, यहां से एक्चुअली में 2 सैटेलाइट लॉन्च किया, एक को बोला चेजर और दूसरे को बोला टारगेट। तो चेजर और टारगेट क्या करेगा, आपस में कंबाइन करेगा, मिलेगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं डॉक करना। फिर उसको एक दूसरे से हट जाएगा, इसको बोलेंगे अनडॉक करना, ठीक है। तो ये बेसिकली जब आप आगे टारगेट कर रहे हैं कि हम भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन स्टैब्लिश करेंगे, या आप चंद्रयान 4 का बात कर रहे हैं जो बेसिकली लूनर सैंपल लेकर आएगा, लूनर मतलब मून से कुछ सैंपल लेकर आएगा, रिटर्न मिशन है एक तरह का। तो इन सब का जब बात कर रहे हैं तो आपको जरूरी है कि आपको डॉकिंग एक्सपेरिमेंट पहले कंप्लीट करना होगा। तो ऐसा करने वाले हम लोग फोर्थ कंट्री ऑलरेडी बन चुके हैं, ठीक है। तो दिस इज स्पेडेक्स के बारे में है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सिंपल सा एक्सरसाइज मैच करने का है, इससे ज्यादा हम कुछ नहीं कहेंगे इसके बारे में, ठीक है। तो अभी तक तो जो 3 क्वेश्चन देखे इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, ये सिंपल क्वेश्चन चल रहा है। तो बेसिकली ये कौन सा है, डिफरेंट एक्सरसाइज को मैच करने का है। सिंपल सिंपल है, जैसे दिस वरुणा नेवल, ठीक है। वरुणा नेवल इंडिया फ्रांस का होता है, आप जानते हैं। धर्म गार्जियन हम लोग सबसे पहले जानते हैं, दिस इज इंडिया और जापान का, ठीक है। तो देखते भी जाइए, जैसे वरुणा नेवल कौन सा हो गया, इंडिया फ्रांस, इंडिया फ्रांस। और ये तो दो सब में बी दिया हुआ है, इससे धर्म गार्जियन तो इंडिया जापान का जरूरत ही नहीं है, ठीक है। दिस इक्वेरिन, इक्वेरिन किसके बारे में बात करते हो, ऑप्शंस देखो, दैट इज 2 ही तो बचा है, इंडिया मालदीव्स हो जाएगा। इक्वेरिन कौन हो जाएगा, इंडिया मालदीव्स। और इंडिया इजिप्ट के बीच में कौन सा होता है, दैट इज साइक्लोन। तो लाइन से तो है, दैट इज ए बी सी डी, ऑप्शन क्या हो गया, दिस इज बी, ठीक है। तो ए बी सी डी लाइन से आएगा, हाँ जी सही है। अब ये थोड़ा सा आउट ऑफ लीग गया है क्वेश्चन, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चंस तो गया है, हम भी मान रहे हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा टेढ़ा क्वेश्चन है, बिकॉज इसके लिए इतना कंसेप्ट हम लोग जनरली नहीं अवॉइड करते हैं कि इस तरह का बात करें। लेकिन इसमें एक बेसिक कंसेप्ट का बात क्या है, चलो देख लेते हैं। एन आइडियल गैस इज टेकन अराउंड क्लोज्ड साइकिल ए बी सी डी, मतलब ए बी सी ए, ठीक है। तो इस तरह का क्लोज साइकिल है, ये क्या है, इस डायरेक्शन में है, ठीक है। ऐसे जब क्लॉकवाइज डायरेक्शन होता है, बस जान जाओ, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब मूवमेंट होता है, मतलब ये दिखाते हैं, तो बेसिकली वर्क डन पॉजिटिव होता है। अगर एंटी क्लॉकवाइज दिखाते हैं तो हम लोग क्लोज साइकिल में उसको बोलते हैं वर्क डन निगेटिव हो रहा है, ठीक है। तो ये पीवी डायग्राम दे दिया है, ठीक है। द कोऑर्डिनेट्स आर, जो भी दिया हुआ है आपका, ए पे वीपी लिखा हुआ है, बी पर 3वी लिखा हुआ है, और सी पर 3वी लिखा हुआ है, यहीं से पढ़ रहे हैं हम, ठीक है। व्हाट इज द वर्क डन डूइंग ड्यूरिंग वन कंप्लीट साइकिल, इस तरह का क्वेश्चन में, मतलब एक्चुअली इसका क्या बेसिक कंसेप्ट होता है, जब पीवी डायग्राम दिया रहता है हम लोग बस एरिया जो होता है उसको निकाल लेते हैं वर्क डन के लिए, मतलब व्हाट इज द कंप्लीट वर्क डन इन दिस साइकिल। तो आप बोलोगे पीवी डायग्राम में आप जो इनक्लोज्ड एरिया है उसका वैल्यू निकाल लीजिए। इतना अगर बात आप अगर बेसिक समझ रहे हैं कि इनक्लोज्ड एरिया का वैल्यू हमको निकालना है, तब तो फिर क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं ना जी, ठीक है। फिर क्या करोगे, बेसिकली ये ट्रायंगल है, ठीक है। ट्रायंगल में देखो यहां पर क्या हो गया, v का अगर बात करोगे, दिस इज 3v माइनस v, ठीक है। तो क्या हो गया, दैट इज 2v, ठीक है, 2v। और इधर हाइट क्या हो गया, बेस कितना हो गया 2v, हाइट क्या हो गया, दिस इज p, 4p माइनस p,
इक्वल्स टू क्या हो गया, दैट इज 3p। और ट्रायंगल का बेसिकली एरिया क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट, यही लिखा हुआ है, देखो ध्यान से, हाफ बेस इंटू हाइट। बेस क्या लिखे, यहां से 3 और ये वाला 3v और v, 3v में से b माइनस के 2v लिख दिए, और हाइट यहाँ p पे, बेसिकली हाइट वाला कौन सा है, ये वाला है, प्रेशर वाला, तो 4p माइनस p दैट इज 3p। तो कितना हो गया, यही वैल्यू आ गया। अब थोड़ा सा मैथ कर लीजिए, इसको काट दीजिए, बचा क्या, 3pb, यही आंसर है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, दिस इज बी। ठीक है, हालांकि हम मानते हैं जनरली ये सब क्वेश्चन हम लोग नहीं पढ़ते हैं, तो इस तरह का क्वेश्चंस बनाने में डिफिकल्टी होगा। ठीक है, तो अब इसके लिए ये नहीं है कि पता चला कि आप पूरा डिटेल से पढ़ना चालू कर दिए, ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो मान रहे हैं एक क्वेश्चन ये टफ आया है, पहले का सारा क्वेश्चन आप बना सकते थे। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस टफ है, लेकिन इसके लिए आप अपना पढ़ाई का डायरेक्शन मत चेंज कीजिए, उसको फॉलो करने का कोशिश कीजिए। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन, अब ये सिंपल हार्मोनिक मोशन का मान लो क्वेश्चन पूछ दिया है, तो ये टफ कहां से हो गया है। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से देखो, समझ में खुद आ जाएगा, इसमें कोई मतलब रॉकेट से लॉजिकल क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, असर्शन रीजनिंग है, असर्शन है, इन सिंपल हार्मोनिक मोशन द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इज मैक्सिमम एट द एक्सट्रीम पोजीशन। देखो, हम आपको फॉर्मूला से भी बता सकते हैं, बट दिस इज स्टेटमेंट इज एक्चुअली करेक्ट। ठीक है, एक्चुअल में इसके लिए फॉर्मूला जो लिखते हैं हम लोग, पोटेंशियल एनर्जी जो कैलकुलेट करने का लिखते हैं, हम लोग हाफ के एक्स स्क्वायर का बात करते हैं। ठीक है, इस तरह का बात करते हैं। खैर, इन फॉर्मूला को छोड़ दो, हर जगह फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, थोड़ा शांति से समझिए। ठीक है, हाँ, आंसर तो आप सही दे रहे हैं, एक बार देख लेते हैं इसको। तो क्या हम लोग बोल रहे हैं कि इन सिंपल हार्मोनिक एसएचएम में इन पोटेंशियल एनर्जी, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इज मैक्सिमम एट एक्सट्रीम पॉइंट। भाई ये तो कॉमन सेंस है कि पोटेंशियल एनर्जी, अगर एनर्जी को समझो तो वो ऐसे भी तो एक्सट्रीम पॉइंट मतलब रेस्ट पे मैक्सिमम हो जाएगा, तो यहां पर तो मैक्सिमम होगा। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी एक्चुअली यहां पर मैक्सिमम होता है, दिस इज ट्रू। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट देखो, इन सिंपल हार्मोनिक मोशन द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इज मैक्सिमम एट द, ये तो वही पॉइंट है ना, तो एक्सट्रीम पे होता ही है। रीजनिंग देखो, एट द एक्सट्रीम पोजीशन द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज मैक्सिमम। कॉमन सेंस है कि ये जो बेसिकली एसएचएम में किधर आएगा, यहां पर बेसिकली सेंटर पे स्पीड इज मैक्सिमम, सेंटर पर स्पीड इज मैक्सिमम, यानी वेलोसिटी इज मैक्सिमम एंड पोटेंशियल एनर्जी इज जीरो। तो यहां पर अगर आप चाहते हो तो हम लिख सकते हैं कि बेसिकली सेंटर पे क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाता है। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी वहां पर जीरो हो जाता है, यहां पर क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी मैक्स होता है, दिस इज मैक्स। ठीक है, पर यहाँ वेलोसिटी क्या हो जाता है, वेलोसिटी यहां पर जीरो होता है, और यहां पर वेलोसिटी क्या होता है, मैक्स होता है। ठीक है, और ये x जो इसमें डिनोट कर रहा है, दैट इज एक्चुअली डिस्टेंस का बात कर रहा है। ठीक है, खैर उसको रहने दीजिए, फॉर्मूला पे नहीं जाते हैं। तो इसमें कहां दिक्कत हो रहा है जी। ठीक है, तो बिना मतलब का एसएचएम का क्वेश्चन पूछ लिया, हमको पूरा एसएचएम पढ़ना होगा, नहीं पढ़ना होगा, कॉमन सेंस है यहाँ पर। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी तो समझ रहे हो ना, तो बेसिकली पोटेंशियल एट द रेस्ट का बात करो, रेस्ट कब होता है, एट द एंड होता है। एंड पे क्या होगा, वेलोसिटी जीरो हो जाएगा, वेलोसिटी जीरो हो गया तो पोटेंशियल एनर्जी ऐसे भी मैक्सिमम हो जाएगा, वही बात तो यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए, तो आंसर क्या हो जाएगा, ए तो ट्रू है, दिस इज ट्रू एंड दिस इज फॉल्स। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, दिस इज ए इज ट्रू एंड आर इज फॉल्स। ठीक है, सही टाइप किया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब देखो ये आउट ऑफ द लीग क्वेश्चन है पूरी तरह से। ठीक है, मतलब इसको तो हम कहते हैं कि आपको बेसिकली कोशिश भी नहीं करना चाहिए। ठीक है, ना तो तुक्का या कुछ भी इसमें बनाने का जरूरत नहीं है। खैर, हम इसका आंसर जरूर आपके साथ डिस्कस कर ले रहे हैं। देखिए, इसमें बेसिकली दिया हुआ है, आपको मैच करना है। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर रहा है प्योर रेसिस्टेंस का। प्योर रेसिस्टेंस हम लोग किस केस में बोलते हैं, जब आपका बेसिकली देखो, प्योर रेसिस्टेंस तब बोलेंगे जब आपका दिस करंट एंड वोल्टेज आर इन सेम फेज, तब बात करेंगे। हाँ, करंट एंड वोल्टेज आर इन द सेम फेज, तब हम लोग बोलते हैं चलो वहां पर प्योर रेसिस्टेंस लग रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट बात कर रहा है प्योर कैपेसिटेंस। ठीक है, प्योर कैपेसिटेंस बेसिकली आपका प्योर कैपेसिटेंस दैट करंट लीड्स द वोल्टेज बाय 90, ये होना चाहिए। ठीक है, बेसिकली इसका ये होना चाहिए। इतना मिल जाएगा ना आंसर, जिस पहला का Q और दूसरा का P, QP कौन सा आ गया, दैट इज B। ठीक है, इसके बाद भी हम लोग देख लेते हैं, थर्ड का क्या होगा, दिस इज S, मतलब प्योर इंडक्टेंस का क्या होगा, करंट लैग्स द वोल्टेज बाय 90। दिस RLC सर्किट मतलब रेसिस्टेंस कैपेसिटेंस, और इसका जो सर्किट बन रहा है उसमें क्या होगा, दिस करंट एंड द वोल्टेज
मे और मे नॉट बी इन द सेम फेज, इसका बात कर रहा है। तो कंप्लीटली आउट ऑफ द लीग क्वेश्चन पूछ लिया है, कोई खास मतलब नहीं है, इस तरह का क्वेश्चन आप अवॉइड कर सकते हैं। तो इसको छोड़ दीजिएगा ना, अगर इस तरह का क्वेश्चन पूछ लिया तो इसको छोड़ना का भी तो आदत होना चाहिए। कौन सा आपको 100% सारा क्वेश्चंस बनाना है, तो इसको छोड़ दीजिएगा, ठीक है। तो ये आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में एक्चुअल में ऑप्शंस टफ दिया, ये क्वेश्चन टफ नहीं है, ठीक है। ये क्वेश्चन हम लोग जनरली बात करते हैं, ये बात समझिए कि H2 और CO किसका मतलब फॉर्मूला शो कर रहा है। दिस इज द वाटर गैस, ठीक है। ये एग्जाम में एक्चुअली में शुरू में कुछ क्वेश्चन ऐसा डाल दिया कि आपके दिमाग में एक परसेप्शन बन गया है बहुत टफ है, बहुत टफ है, वो चीज चल रहा है। हाँ सही लिख रहे हो। कैसे इसमें तुरंत एस्टिमेट कर लिए, H2 और CO देखे, खुद समझ में आ गया, ओके दिस इज टॉकिंग अबाउट द वाटर गैस। तो ये जो रिएक्शन दिखा रहा है ये बेसिक होता है, दिस इज कोक में हम लोग वाटर डालते हैं तो बेसिकली स्टीम रिएक्ट करता है विद द कोक। जब वाटर डालते हैं तो स्टीम रिएक्ट करता है विद द कोक एंड फॉर्म्स कार्बन मोनोऑक्साइड और ये हाइड्रोजन, ठीक है। ये बात हम लोग पढ़े भी होंगे जब हम आपसे वेट क्विंचिंग का बात किए होंगे, ठीक है, कि कोक में वेट क्विंचिंग मतलब हम लोग वाटर डालते हैं तो उस प्रोसेस में वाटर गैस प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो दिस इज वाटर गैस रिएक्शन। अब बाकी जो रिएक्शन दिया है एक्चुअली आउट ऑफ द लीग दिया है, तो उसमें बहुत ज्यादा मतलब नहीं है, ठीक है। जैसे हम लोग दिस जिगलर नट्टा प्रोसेस का बात करते हैं तो ये हम लोग इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री और पॉलीमराइजेशन से रिलेट कर रहे होते हैं। एल्डोल कंडेंसेशन आप जानते हो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कुछ चल रहा होता है। दिस वेकर प्रोसेस आपका अलग ही मतलब इथाइलिन का रिएक्शंस का बात करते हैं, तो उसका पढ़ने का भी मतलब नहीं कि ये आता है तो ये क्या होगा, इसको पढ़ लेते हैं, इस तरह का भी क्वेश्चन पढ़ने का जरूरत नहीं है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका गॉस लॉ से आ गया है, ठीक है। तो गॉस लॉ वाला एक बार इसको क्वेश्चन को पढ़ लीजिए फिर हम लोग बात करते हैं, ठीक है। कि बेसिकली गॉस लॉ में क्या बोला, गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट्स, वन इज लेबल्ड एज असर्शन, चलो असर्शन रीजनिंग है वो तो आप समझ गए। यहां पर बोला है गॉस लॉ इन द मैग्नेटोस्टैटिस्टिक एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आर रिस्पेक्टिवली। हम खैर आपको बता देते हैं कि बेसिकली गॉस लॉ कहते किसको है। गॉस लॉ हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक का लॉ का बात कर रहे होते हैं, जिसमें बोलता है कि अगर आपके पास कोई क्लोज सरफेस है, अगर आपके पास कोई क्लोज सरफेस है और उसमें अगर आप कोई चार्ज रख दिए हैं, ठीक है, उसमें अगर आप कोई चार्ज रख दिए हैं तो जो उससे इलेक्ट्रिक फ्लक्स चारों डायरेक्शन में जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होगा, ठीक है, तो जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होगा वो क्या होता है, दैट इज फाई इक्वल्स टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट का हम लोग बात करते हैं, जो ये दिया हुआ है। और फ्लक्स का एक फॉर्मूला ये भी होता है ई डॉट डी एस, ठीक है, इस पर होता है, ठीक है। खैर मतलब नहीं है कि गॉस लॉ ये सब हम लोग उतना जाने, ठीक है, ये ऑप्शन सही दिया हुआ है, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट देखो, मैग्नेटिक मोनोपोल्स डू नॉट एग्जिस्ट, एक्चुअली वहां मैग्नेटिक मोनोपोल्स एग्जिस्ट नहीं करता है, दिस इज ट्रू, वेयर एज इलेक्ट्रिक मोनोपोल्स एग्जिस्ट, ये भी स्टेटमेंट सही है। इसका मतलब क्या है, दोनों सही है और एक दूसरे को डिफाइन भी कर रहा है, ठीक है, तो इसी का बात कर रहा होता है। तो चलिए ये भी क्वेश्चन हम मान लेते हैं कि आपसे नहीं बना होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 35, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस। देखो ये भी सेमीकंडक्टर का बेसिक ही क्वेश्चन हम लोग बोल सकते हैं कि बेसिकली इस केस में क्या होगा, सेमीकंडक्टर में टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है, उसमें एक बार चेक कर लो, ठीक है। द रेसिस्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर इंक्रीजेस, ठीक है। रेसिस्टिविटी टेम्परेचर इंक्रीज करने पे रेसिस्टिविटी डिक्रीज करेगा, तभी तो आप उसको हीट टेम्परेचर देते हैं, ठीक है। सेमीकंडक्टर को हम लोग वर्ड भी यूज करते हैं ना, सेमीकंडक्टर शोज द नेगेटिव टेम्परेचर ग्रेडियंट, ऐसा वर्ड यूज करते हैं ना, नेगेटिव टेम्परेचर ग्रेडियंट। इसमें क्या होता है, मतलब हम लोग टेम्परेचर जैसे जैसे देंगे तो उसके साथ साथ उसका कंडक्टिविटी बढ़ता है, तो ये तो इंक्रीजेस गलत हो जाएगा, यानी ये डिक्रीजेस है, ये वाला सही है। Whereas the resistivity of the conductor increases, ये भी सही बात है कि कंडक्टर का रेसिस्टेंस इंक्रीज होता है, जैसे जैसे आप हीट करते हो कंडक्टर का रेसिस्टेंस इंक्रीज होता है, क्योंकि उसमें बेसिक, तभी तो सोचो ना, बेसिकली आपका सुपर कंडक्टिविटी का क्या रूल है कि टेम्परेचर को डिक्रीज करना है। क्या बोल रहे हैं आपसे, सुपर कंडक्टिविटी का क्या रूल है, टेम्परेचर को डिक्रीज करना है। तो ये सिंपल क्वेश्चन में आता है, ठीक है, कि रेसिस्टिविटी ऑफ, ये सेमीकंडक्टर में आपको पढ़ना है, ऐसा कुछ अलग थ्योरी नहीं पढ़ रहा है, ठीक है। तो सेमीकंडक्टर जब आप पढ़ते हैं वहां पहला लाइन यही बात होता है कि रेसिस्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर डिक्रीज होता है विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर, ठीक है। ये भी क्लियर है क्या जी, आगे बढ़े। चलिए क्वेश्चन नंबर 37,
ठीक है। ये भी थोड़ा कॉमन सेंस वाला ही क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर अ पार्टिकल इज फाउंड टू बी एट रेस्ट व्हेन द ऑब्जर्वर फ्रॉम द रेफरेंस फ्रेम S1। ठीक है, तो अगर रेफरेंस फ्रेम S1 से देख रहा है तो पार्टिकल क्या दिख रहा है, रेस्ट में। एंड द सेम पार्टिकल इज फाउंड टू मूव विद द कांस्टेंट वेलोसिटी। ऐसा कुछ एक्सेलरेशन ये सब का बात नहीं किया है, बात किसका कर रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी का। व्हेन ऑब्जर्व फ्रॉम द अनदर फ्रेम S2। ठीक है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। एक्चुअली में ये जो क्वेश्चन है ये इनर्शियल फ्रेम का बात कर रहा है। ठीक है, इनर्शियल फ्रेम का बात कर रहा है, इसका मतलब न्यूटन्स लॉ यहां पर होल्ड करेगा, इसका मतलब एक्सेलरेशन वहां पर है नहीं। ठीक है, मतलब एक क्या बात कर रहा है कि बेसिकली एक में एट रेस्ट है, एक फ्रेम में क्या है, ऑब्जेक्ट एट रेस्ट दिख रहा है। ठीक है, और दूसरे में क्या दिख रहा है कि बेसिकली कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो बेसिकली दोनों एक दूसरे के रिलेटिव में बात कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि बोथ फ्रेम्स, जो दोनों फ्रेम है वो इनर्शियल फ्रेम है, क्योंकि यहां पर यूनिफॉर्म रिलेटिव मोशन शो करने का कोशिश कर रहा है। बात समझ रहे हो, यहां बेसिकली यूनिफॉर्म रिलेटिव मोशन शो कर रहा है इसलिए। ठीक है, ऐसे आप इसका आंसर गलत दे रहे हैं। ठीक है, यहां एक्सेलरेशन नहीं, कांस्टेंट वेलोसिटी वर्ड यूज किया है। इसका मतलब क्या हो गया, दोनों S1 और S2 इनर्शियल फ्रेम में है, दोनों S1 और S2 इनर्शियल फ्रेम में है। समझ गए मेरा बात? कोई दिक्कत है तो बोलिए, हम फिर से बता देते हैं। क्लियर है? जो हम अभी आपसे बोले दोनों इनर्शियल फ्रेम में, क्यों इसका बात कर रहे हैं, क्योंकि यहां पर कांस्टेंट वेलोसिटी का बात किया। अगर एक्सेलरेशन दे देता ना, तब हम ऑप्शन ये नहीं मार्क करते। क्लियर है मेरा बात? इनर्शियल फ्रेम क्या लिखे हुए एक बार बताइए, इनर्शियल फ्रेम क्या होता है? इनर्शिया आप पढ़े होंगे, इसमें दिस न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशंस में आप सबसे पहले बात करते हुए इनर्शिया का, कि व्हेन अ बॉडी इज इन रेस्ट विल रिमेन इन रेस्ट, एंड इफ इट बॉडी इज इन मोशन विल कंटिन्यू इन मोशन। ठीक है, तो इसका बात करते हैं ना हम लोग। चलिए, मतलब क्या है, एक्चुअली न्यूटन्स फर्स्ट लॉ को बोल रहा होता है कि मतलब ओवरऑल फोर्स इज इक्वल्स टू, जितना भी फोर्स अप्लाइड है, यानी F1 प्लस F2 प्लस F3, जितना भी तरह का फोर्स है, दैट इज इक्वल्स टू सम अप क्या हो जाता है, 0। हाँ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 49। ये भी सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, अब ये सोच के देखो, ये तीन फोर्स का है। ठीक है, जो भी बात करेगा फोर्स का बात कर रहा है यहाँ पे। कंसिडर द इंटरैक्शन फोर्स बिटवीन टू प्रोटॉन्स। ठीक है, किसका पहले बात कर दिया, आपको खुद इशारा कर रहा है, प्रोटॉन सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ फेम्टोमीटर। ठीक है, फेम्टोमीटर हम लोग फर्मी मीटर भी बोलते हैं, दैट इज 10 टू पावर -15। यानी ये न्यूक्लियस का बात कर रहा है, क्योंकि न्यूक्लियस का साइज क्या होता है, दैट इज 10 टू पावर -15। ये बात आप जानते हैं। ठीक है, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ग्रेविटेशन एंड न्यूक्लियर फोर्स। आपको इतना तो पता है कि जो स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स हम लोग बोलते हैं कम डिस्टेंस, इसलिए स्पेसिफाई कर दिया है टू प्रोटॉन्स। कॉमन सेंस लगाओगे, दो प्रोटॉन के बीच क्या है, सेम चार्ज है, इवन दो दोनों एक साथ है न्यूक्लियस में। क्यों? बिकॉज एक सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स हम लोग जानते हैं, दैट इज नोन एज न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है, तो न्यूक्लियर फोर्स अपने आप में स्ट्रॉन्गेस्ट होता है। तो सबसे पहले तो हम लोग न्यूक्लियर वाला डिसाइड कर लिए कि चलो इन दोनों में न्यूक्लियर है। ठीक है, अब कॉमन सेंस लगाओ, इलेक्ट्रोस्टैटिक और ग्रेविटेशनल का बात कर रहा है। आपको ऐसे भी पता होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो समझ रहे हो ना, कि बेसिकली प्रोटॉन में रिपल्सन हो रहा है। ठीक है, तो बेसिकली वीकर होता है जरूर, ये मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या हुआ, प्रोटॉन में रिपल्सन हो रहा है, तो वो बेसिकली दिस न्यूक्लियर से जरूर बहुत वीकर होता है। लेकिन ग्रेविटेशनल तो वीकेस्ट में आ जाता है। ठीक है, एटॉमिक स्केल में तो हम लोग बात ही नहीं करते ग्रेविटेशनल फोर्स का। एटॉमिक स्केल में ग्रेविटेशनल फोर्स कहां बात करते हो? ठीक है, तो हम लोग लार्जर स्केल में बात करते हैं, और क्वेश्चन आपका एटॉमिक स्केल में पूछ रहा है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर टू प्रोटॉन फॉर दिस फेम्टोमीटर, इन सबको ऑलरेडी स्पेसिफाई कर दिया है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेकंड नंबर पे आ जाएगा, और दिस ग्रेविटेशनल थर्ड नंबर पे आ जाएगा। तो ये भी तो बन जाएगा ना, ये भी बन जाएगा। तो अभी तक मेरे को लगता है दो दो क्वेश्चन हुआ ना जो हम लोग नहीं बना पाएंगे, मतलब एग्जाम के लिए छोड़ेंगे। ठीक है, बाकी तो बना रहे हैं ना। अब ये एस्ट्रोनॉट्स का क्वेश्चन है, ये भी देखो, सही बताओ इसमें क्या टफ हो सकता है। ठीक है, इजी क्वेश्चन है ये भी। ठीक है, तो टू एस्ट्रोनॉट्स ऑन द मून आर स्टैंडिंग 10 मीटर अपार्ट, चलो 100 मीटर अपार्ट, क्या मतलब है, ये तो झूठ का दिखाने का कोशिश किया है। ठीक है, एस्ट्रोनॉट्स ए शाउट टुवर्ड्स एस्ट्रोनॉट बी, चिल्लाता है। ठीक है, तो क्या होगा, आवाज जाएगा जी, क्योंकि एटमॉस्फेयर तो है नहीं, तो आवाज तो वहां, मतलब साउंड के लिए मीडियम चाहिए, मीडियम है नहीं, तो मीडियम नहीं है तो आवाज ट्रेवल करेगा नहीं। एंड साइमल्टेनियसली फ्लैशेस लाइट सिग्नल, लाइट के लिए मीडियम नहीं चाहिए तो लाइट जाएगा। ठीक है,
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, ठीक है। तो इसमें क्या है, बोथ साउंड एंड लाइट, ये नहीं होगा, रीच नहीं करेगा। वो साउंड एंड लाइट फ्रॉम एस्ट्रोनॉट रीच एस्ट्रोनॉट विद इक्वल स्पीड का बात ही नहीं है, क्योंकि साउंड यहाँ ट्रेवल ही नहीं करने वाला है, नीदर साउंड नॉर लाइट, ये भी गलत हो गया। तो आंसर क्या हुआ, द लाइट सिग्नल फ्रॉम द एस्ट्रोनॉट ए विल रीच एस्ट्रोनॉट बी बट नॉट द साउंड, दिस इज करेक्ट, ठीक है। क्योंकि साउंड ट्रेवल कराने के लिए हमेशा आपको मीडियम चाहिए, वही लाइट ट्रेवल कराने के लिए किसी भी तरह का मीडियम नहीं चाहिए। तो बेसिक वहां पर मून पर इस तरह का मीडियम का बात होता नहीं है। चलो अब इस क्वेश्चन में आ जाओ, ठीक है। अब देखो ये छोटा सा न्यूमेरिकल दिया है, टफ न्यूमेरिकल नहीं है, इजी बात कर रहा है, ठीक है। थोड़ा सा समझने का कोशिश करो। अ कार मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट रोड, ठीक है, मूव कर रहा है स्ट्रेट रोड में, कवरिंग डिस्प्लेसमेंट ऑफ एक्स, ओके, एक्स डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है विद कांस्टेंट वेलोसिटी v1, ठीक है। तो एक वेलोसिटी दे दिया v1 एंड अदर इक्वल डिस्प्लेसमेंट, इसका मतलब क्या है, डिस्प्लेसमेंट इक्वल है विद द कांस्टेंट वेलोसिटी v2। अच्छा, वेलोसिटी डिफरेंट है दोनों का। अब बोल रहा है कि एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहले एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला लिख लो। एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, देखो एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाई टोटल टाइम, यही होता है ना जी। कुछ अलग नया फॉर्मूला तो लिखे नहीं है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम लिख रहे हैं, उसी को थोड़ा सा ढंग से लिखने के लिए v इक्वल्स टू दिस वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम या डिस्टेंस बाय टाइम, जो जनरल बात करते हो हम भी वही लिखे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग को बेसिकली डिस्टेंस दिया हुआ है या टोटल डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है। तो चलो टोटल डिस्प्लेसमेंट देखो कितना हो गया, 2 बार x लिखा है क्या, 2 बार x लिखा है, इसका मतलब क्या हो गया, x प्लस x, यानी क्या हो गया 2x। अब कौन सा फैक्टर बचा हुआ है, मेरे पास टाइम का फैक्टर बचा हुआ है। तो टाइम इक्वल्स टू क्या होगा, टोटल डिस्टेंस बाय ये वेलोसिटी, यही बात कर रहे थे, डिस्टेंस बाय वेलोसिटी, वैसे कर लो। तो टाइम इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, पहला वाला के लिए निकालेंगे, पहला के लिए टाइम क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट x है, यहां दिया हुआ है, वेलोसिटी क्या है v1, चलो ठीक है, ये दिया हुआ है, ये t1 हो गया मेरा, ठीक है। t2 देखो क्या लगेगा टाइम तुम्हारा, दैट इज डिस्प्लेसमेंट तो x हो गया और ये वेलोसिटी क्या हो गया v2, यही होगा ना जी, ठीक है। अब हम लोग इसको इस फॉर्मूला में पुट कर देते हैं, जो पहला वाला फॉर्मूला देखे थे। पहला वाला फॉर्मूला क्या था, मतलब हम लोग को एवरेज वेलोसिटी पूछ रहा है, तो उसको हम लोग क्या मान रहे हैं, दिस इज v, एवरेज वेलोसिटी को क्या माने, मान लो v, टोटल डिस्प्लेसमेंट यहां पर आया हुआ है, दैट इज 2x डिवाइडेड बाई t1 प्लस t2, यही करेंगे ना, t1 प्लस t2, तो t1 प्लस t2 मतलब x बाई v1 प्लस x बाई v2, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, 2x यहां पर हो गया, यहां से x बाहर निकाले, 1 बाई v1 प्लस 1 बाई v2, सॉरी 1 बाई v2, यहां से हो गया x, x कटकुट मारे हम लोग, ठीक है। तो बचा क्या आपका 2 बाई दिस 1 बाई v1 प्लस 1 बाई v2 को डायरेक्टली लिखें, v1 प्लस v2 और ऊपर क्या चला जाएगा, v1 v2, यही होगा ना, यही तो आंसर होगा। क्या लिखा है, 2v1 v2 बाई v1 प्लस v2, आंसर क्या हो जाएगा इसका, डी। बताओ इसको समझने में कोई दिक्कत है तो हम दोबारा एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। कोई इसमें दिक्कत है, जल्दी बताइए। इसमें कोई दिक्कत है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। देखो ये कुछ केमिस्ट्री का पूछा है, लेकिन उतना भी टफ नहीं है जितना ये दिख रहा है, ठीक है। ये अगर नहीं भी जानते हो तो एलिमिनेट करके बना लो, ठीक है। क्योंकि इसमें क्या पूछ रहा है, सुपर ग्लू इज अ पॉलीमर ऑफ विच मोनोमर, सुपर ग्लू इज अ पॉलीमर ऑफ विच मोनोमर, ठीक है। एलिमिनेट करने हम इसलिए बोले कि देखो सोडियम बेंजोएट के बारे में जानते होंगे, ये क्या है, दिस इज द फूड प्रिजर्वेटिव जो कॉमन है, ठीक है, दिस इज फूड प्रिजर्वेटिव, उसमें यूज होता है, ठीक है। एसिटिक एसिड भी बहुत कॉमन नाम है, किसके लिए बोलते हो, विनेगर के लिए वर्ड यूज करते हो, विनेगर। और दिस विनाइल क्लोराइड, इसके बारे में कौन नहीं जानेगा, पीवीसी, ठीक है। पीवीसी का मोनोमर कौन है, विनाइल क्लोराइड, दैट इज पॉलीविनाइल क्लोराइड। पीवीसी क्या होता है, पॉलीविनाइल क्लोराइड। तो ऑप्शन क्या बचा, दिस इज साइनो एक्रेलाइट, एक्रिलेट,
ठीक है, तो क्या बचा, साइनोएक्रिलेट, यही हो जाता है बेसिकली, ठीक है। तो बेसिकली यही कॉमन सुपर ग्लू के लिए हम लोग साइनोएक्रिलेट का यूज करते हैं। तो थोड़ा सा एलिमिनेट करके भी यहां पर आप कर सकते थे कोशिश, क्लियर है, ठीक है। हालांकि ये क्वेश्चन टफ में है, ठीक है, इसको इजी नहीं बोल सकते, हाँ, लेकिन अगर थोड़ा सा ये सब मेथड यूज करेंगे तो बन सकता है। A supercritical fluid is formed whenever, ठीक है। थोड़ा सा वर्ड देखो ना, इसका तो सच में मतलब दिमाग नहीं लगाने का है, ठीक है। इसमें खाली एलिमिनेट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। कि a supercritical fluid is formed whenever a substance is heated above its critical temperature। चलो ठीक है, आंसर तो आप समझ रहे हो कि वही होगा, लेकिन उसके बाद देखो सब्सटेंस इज कंप्लीटली बर्न्ड। जब सब्सटेंस कंप्लीटली जल गया, बर्न्ड हो गया, तो कुछ बचा क्या, ठीक है, ऐसा तो कुछ बचा नहीं। अगर कोई जल गया तो वहां कुछ बचा नहीं, तो उसको बेसिकली आप बोल ही नहीं सकते हो कि कोई बेसिकली सब्सटेंस होगा। और सब्सटेंस इज हीटेड फार बिलो इट्स क्रिटिकल टेम्परेचर, बिलो जाएगा तो सुपर क्रिटिकल टाइप का वर्ड यूज नहीं करते हैं हम लोग, ठीक है। तो वर्डिंग समझते हो, तो बेसिकली बिलो के लिए कभी हम लोग ऐसा वर्ड यूज नहीं करते। बिलो इट्स मतलब क्रिटिकल टेम्परेचर, ऐसा कौन सा टेम्परेचर, सॉरी हम ये भी बोल रहे हैं कि बेसिकली यूज नहीं करते हैं, छोड़ना, ऐसा कौन सा टेम्परेचर है जो बिलो इट्स क्रिटिकल टेम्परेचर का बात करने लगते हैं, तो ऐसा कोई खास टेम्परेचर हम लोग भी नहीं वर्ड यूज करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये सुपर क्रिटिकल फ्लूइड का ही बात कर रहा है, ठीक है। जब उसको एक टेम्परेचर और क्रिटिकल प्रेशर दोनों होता है, यहां पर खाली टेम्परेचर वर्ड यूज किया है, और सब्सटेंस इज हीटेड अबव इट्स क्रिटिकल टेम्परेचर, ठीक है, एंड क्रिटिकल प्रेशर होना चाहिए, दोनों सही होगा, क्रिटिकल प्रेशर, तब हम लोग उसको बोलते हैं सुपर के क्रिटिकल फ्लूइड का फॉर्मेशन हो रहा है, तब जाकर वर्ड यूज करते हैं सुपर क्रिटिकल फ्लूइड का फॉर्मेशन हुआ है, क्लियर है। तो आंसर क्या हो जाएगा जी, ए, ठीक है। तो क्वेश्चन उसको पढ़ने पे बन सकता है, हालांकि एग्जाम में माइंडसेट अलग रहता है, हम समझते हैं, ठीक है। तो उस तरह का क्वेश्चन भी गलत होने का पॉसिबिलिटी बन जाता है, ठीक है। यहां पर देखो, बेरियम अपीयर्स प्राइमरी इज इन ओर ऑफ, ठीक है, बेरियम का ओर पूछ रहा है, तो ये दोनों होता है, दैट इज बेराइट एंड दिस इज वाइथेराइट, ठीक है। बेराइट का फॉर्मूला हम लोग BaSO4 बोलते हैं सर, ठीक है। बेराइट हम लोग सर दिस BaSO4, और वेथेराइट जब हम लोग बात करते हैं तो दिस इज BaCO3 होता है मेरे ख्याल से, एक बार चेक करना होगा, मुझे भी भूल रहा हूँ, ठीक है। दिस इज BaCO3 शायद, और ये BaSO4 होता है, ठीक है ना। तो ये क्या है, दोनों में ये बेरियम होता है, ठीक है, दोनों में क्या, दिस बेरियम प्रेजेंट होता है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा, क्लियर है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग, क्या हुआ जी, इतना ही था क्या, हाँ जी इतना ही है, 34 तक पहुंच गए, ठीक है। इसका मतलब हम लोग टोटल 33 क्वेश्चंस देखे हैं, ठीक है, जिसमें से कल 17 में से हम बोले थे 4 टफ है, इसमें भी मान लो लगभग 4 टफ है, तो आउट ऑफ 33 अगर 8 क्वेश्चन टफ दे दिया है, चलो थोड़ा देर के लिए तुम्हारे सहूलियत के लिए हम बस कर दे रहे हैं 10, ठीक है, 10, ठीक है। इसके बावजूद 23 मार्क्स तो कहीं नहीं जा रहा है ना जी, ठीक है, इसके बावजूद 23 मार्क्स आ रहा है इजिली, ठीक है, उसमें से कोई टफ नहीं बोल सकते, ऑलरेडी हम 2 मार्क्स एक्स्ट्रा लेके चले हैं। एक्चुअली 8 मार्क्स का क्वेश्चन टफ है, ठीक है, 8 मार्क्स का क्वेश्चन टफ है, फिर भी एग्जाम प्रेशर में हम मानते हैं कि कुछ गलत करोगे, और उसमें भी कुछ तुक्का लगा ही रहे होगे, ठीक है। तो इतना मान के चलो कि अगर 23 से 25 आया हुआ है आउट ऑफ दिस 33, क्या खराबी है। अब इस चक्कर में क्या करोगे, इतना तो मान के चलो ना कि कुछ गलत नहीं बोल रहे हैं। अब इस चक्कर में ये जो 10 क्वेश्चन है, ये 8 क्वेश्चन है, एक्चुअली 10 नहीं 8 है, बाकी 2 तो हम एक्स्ट्रा लेके चल रहे हैं, तो मान लो 8 या 7 है एग्जैक्टली, हम 8 किए हुए हैं बढ़ा के, ठीक है। ये अब 8 क्वेश्चन के पीछे करोगे, पीछे चलोगे तो मतलब फंस जाओगे, किधर क्या आ रहा है, ये +2 के बुक से पढ़ गया दे दिया, तो पूरा +2 पढ़ पाओगे क्या, तो थोड़ा अपना कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करना समझिए, ठीक है। मार्केट में र्यूमर फैलाना, क्वेश्चन बहुत टफ आ गया, ये हो गया वो हो गया, भाई टफ दिया है तो छोड़ दो उन क्वेश्चंस को, ठीक है। क्या इतना में सिलेक्शंस के नजदीक नहीं जाओगे क्या, और 23 से 25 आपका आ रहा है, तो इस बात को थोड़ा सा रियलाइज कीजिए आगे आने वाला एग्जाम के लिए। मेरा कोई पर्पस नहीं है कि आंसर की यहां पर दें, ठीक है, नहीं तो आंसर की ABCD हम बोल सकते थे, बस हम आपको ये समझाने का कोशिश कर रहे थे कि क्वेश्चन कैसे आ रहा है, ये समझो कैसे हम उसको अपियर मतलब रेडी करेंगे, ठीक है।